आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टर्की बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है टर्की। मैं आपको बताऊंगा कि भूकंप आता कैसे है, क्या हम भूकंप को रोक सकते हैं, किस तरीके से भूकंप को नापा जाता है और कितना ज्यादा भूकंप खतरनाक हो जाता है। एक जैसे रिक्टर स्केल अगर 5 है, 6 हुआ तो उसमें चेंज में कितना खतरनाक भूकंप आता है, उसका इंटेंसिटी, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों, 4000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इससे पहले 1939 में टर्की में इतना खतरनाक भूकंप आया था। 1939 में टर्की पे जब भूकंप आया था तो 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। टर्की एक सीज्मिक एक्टिव जोन में आता है। दुनिया का सबसे ज्यादा सीज्मिक एक्टिव जोन हिमालय है। हिमालय में एक दिन 8 से 10 तीव्रता का भूकंप आएगा, लेकिन वो कब आएगा पता नहीं, क्योंकि हम भूकंप को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो हिमालय में भूकंप आने वाला है, अभी नहीं, हालांकि हिमालय में भूकंप आते रहते हैं। आपको एक और चीज बता दूं कि देखिए, भूकंप को रोका जा सकता है, बस उसका भूकंप से बचा जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। यही है कि अर्बनाइजेशन ठीक से करो। जितना धरती के ऊपर प्रेशर डालोगे उतना ही दिक्कतें होंगी, क्रैक्स बढ़ते ही जाएंगे। आपको बता दूं कि दिल्ली में अगर एक हल्की सी भी दिल्ली हिल गई ना तो कितने मकान ढह जाएंगे। कई बार ये वार्न किया गया है कि भाई उस जगह पे अर्बनाइजेशन मत करो। जैसे हिमालय में अभी जोशीमठ का आपने हाल देखा, रोडें बेकार में, पहाड़ों को काट काट के रोडें मत बनाओ। हम अर्बनाइजेशन ऐसे करें, इंडस्ट्री ऐसे लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करें कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। लेकिन ये होता है। तो फिलहाल हम टर्की की भी बात करेंगे, टर्की की ही बात करेंगे। और यहां पे देखिए, जो भी हुआ है, अब जो भी आइडियोलॉजीज हो, लेकिन हमको इंसानियत के साथ खड़े रहना है दोस्तों। लोगों का क्या कसूर, यहां पे लोग मारे गए हैं। एक इंसान सो रहा था, उसके ऊपर गिरी पूरी की पूरी बिल्डिंग, उसको 4 टुकड़ों में निकाला गया, उसकी लाश पिच गई पूरी। ऐसे डिस्टर्बिंग विजुअल सामने आ रहे हैं, दिल देख के दहल जा रहा है। तो हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर है, आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। अर्थ को इकलौता ऐसा डिजास्टर है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप सुनामी को प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप तूफान को प्रेडिक्ट कर सकते हो, वॉल्केनिक इरप्शन को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप रेनफॉल को प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अर्थ को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसा क्यों नहीं होता। बहुत ही खतरनाक है ये दोस्तों। यूएसजीएस, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यह बोला है कि पिछले 12 घंटे में 41 भूकंप आए हैं। 41, 4 या उससे ज्यादा की तीव्रता के, जिसको आफ्टर शॉक्स कहते हैं। अब ये जो आफ्टर शॉक्स हैं, ये एक दिन भी चल सकते हैं, एक हफ्ते भी चल सकते हैं, एक महीने भी चल सकते हैं और एक साल भी चल सकते हैं। और इन आफ्टर शॉक्स ने और ज्यादा बैंड बजा दी है। 3 एक के बाद एक भूकंप आए थे टर्की में। सबसे पहला 7.8, फिर 7.5, फिर 6 की तीव्रता का। अब उसके बाद आफ्टर शॉक्स लगातार आते जा रहे हैं। ये भी क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक इमारत वैसे ही कमजोर है, उसको आप और धक्का दिए जा रहे हो तो वो तो ढह जाएगी। पूरा खत्म हो चुका है। एक बिल्डिंग जो बहुत बढ़िया तरीके की लग रही थी, अर्थक्वेक आने के बाद खत्म, गॉन। हर कोई बाहर रहने पर मजबूर है। इससे मैं आपको समझाता हूं कि रिक्टर स्केल काम कैसे करता है। और आप ये देखिए ये लॉगरिथमिक स्केल है। आप सबने मैथ्स पढ़ी होगी, लॉग्स आपने पढ़ा होगा। मुझे बड़ा टफ लगता था और मुझे समझ में नहीं आता था। बाद में तो खैर लॉग पे ही काम चलता है। लॉग टेबल एक बहुत जबरदस्त इन्वेंशन है। लॉग बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत ही कम में टेबल से, क्योंकि देखिए कैलकुलेशंस कई बार इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि आपका बहुत टाइम जाएगा, आधे घंटे, 15 मिनट जाएगा। तो लॉग टेबल इसीलिए बनाया गया है कि बड़ी कैलकुलेशन को खत्म कर दे। प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता ही है, ठीक है। यही भाई बोर्डमास रूल सबने पढ़े है ना, यही होता ही है। तो आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को कैसे करते हैं, लॉग टेबल को देखो। जैसे लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस बी, लॉग ए बाई बी इक्वल टू लॉग ए माइनस बी। खैर मैं कहां पे आपको ये बताने लग गया, ठीक है। अब कोई पावर है, जैसे 10 to the power 6, तो 6 log 10 इक्वल टू 1। ये सब मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। मैथ्स में यहां पे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल पे काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब जैसे अभी नेपाल में भूकंप आया था, 5.8 तीव्रता का भूकंप था, इंटेंसिटी 5.8 थी। 25 किलोमीटर गहरा था वो भूकंप। 25, उसका जो फोकस था 25 किलोमीटर। क्योंकि भूकंप आता क्यों है, धरती के अंदर प्लेट्स है। अगर आप धरती को देखो, जिग्जॉग पजल से बनी हुई है ना, 17 टुकड़ों से मिलके, तो प्लेट्स है। अब प्लेट्स क्या है, उन भाई प्लेट्स, क्योंकि देखिए कोर है, अब वो कोर गर्म है, मॉल्टन मैग्मा है उसमें, उसकी वजह से प्लेट आपस में घर्षण कर रही है। वो आपस में वो दूर जा रही है, टकरा रही है, दूर जा रही है, पास आ रही है। बहुत ज्यादा दूर चले, गड्ढा हो जाता है, पास आते पहाड़ खड़े हो जाते हैं। अब उसमें होता क्या है, ये एक दूसरे से लगातार मूव कर रही है, तो कई बार दे गेट स्टक। एनर्जी, अब जैसे आप सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप यहां पे हो, मैं यहां पे हूं,
मैं ऐसे जा रहा हूं, आप ऐसे आ रहे हो, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं, मेरा और आपका हाथ ऐसे फंस गया, तो अब मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं, पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या एनर्जी मैं लगा रहा हूं, इधर से एनर्जी स्टोर होती जा रही है, इलास्टिक एनर्जी। ये मैं इसमें इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं एक प्लेट हूं, वो एक प्लेट है। अब जैसे ही एक पॉइंट ऐसा है ना, जब हम लोग का हाथ छूटेगा, तो जैसे ही हम दोनों आगे जाएंगे, मौसम चेंज हो रहा भाई, जुकाम, तो आगे जाएंगे, तुरंत ये एनर्जी जो है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड है, वो निकलेगी, बहुत तेजी से निकलेगी और ये सरफेस पे आती है। जैसे सरफेस पे आएगी, और जैसे अब मैं सरफेस पे हूं, ठीक है, तो मुझे झटका लगेगा बहुत तेज कि भाई क्या हुआ, मैं ऐसे हिलने लगूंगा। ये है अर्थक्वेक की साइंस। सडन शॉक्स आते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना। अब भाई जहां पे फॉल्ट मतलब एक गड्ढा समझ लीजिए, ठीक है। फॉल्ट जैसे आप क्रैक्स, आप रोड पे जाते हो ना, रोड देखिए, जहां पे रोड पे आपको ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स दिखे, कई बार ट्रक्स की वजह से आ जाते हैं, तो वो फॉल्ट लाइन होगी। अब कभी भी जब आप क्रैक्स देखें तो याद आ जाते हैं, अच्छा फॉल्ट लाइन है ये, और फॉल्ट लाइन हो जाएगी। जैसे एक ऐसा, ये एक बड़ा सा, अब यहां पर अगर एक ऐसे क्रैक आ गया, तो ये एक प्लेट होगी, ये एक प्लेट होगी, अब ये आपस में मूव करेंगी, और इसी की वजह से आता है भूकंप। ये चीज आप समझे, वेरी वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल, और जैसे रिक्टर स्केल की हम बात कर रहे थे, अब जैसे ये नेपाल है, नेपाल में अभी 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन ये 25 किलोमीटर डीप था। जैसे अगर ये सरफेस है तो 25 किलोमीटर गहरा था। अब बेटा कंपेयर करो टर्की को, ये है आपका टर्की में अभी 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, ये 17.5 किलोमीटर गहरा है ना। ये क्यों समझा रहे हो सर? आपको लग रहा है अरे 5 और 7 क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। 5 और 7 आप रिक्टर स्केल, आप लॉग स्केल से देखो कैसे, 5.8 माइनस 7.4, 1 पॉइंट समथिंग के आसपास ये होगा। अब आप बोलेंगे सर एक का ही तो डिफरेंस आया है, इस एक के डिफरेंस ये 100 टाइम्स हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि नेपाल में जो अर्थक्वेक 5.8 की तीव्रता का था और टर्की में जो 7.8 तीव्रता का है, 100 टाइम्स ज्यादा खतरनाक आया है। टर्की का भूकंप नेपाल के भूकंप से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो आप तबाही का मंजर देख लो, एक भूकंप 100 गुना ज्यादा खतरनाक आया है जो नेपाल में आया था 5.8 का। अब आप बोलेंगे सर ये मैथ्स कैसे काम कर रहा है? सिंपल सी बात है भाई, देखो अगर मैग्नीट्यूड 0.1 से चेंज होगा तो एनर्जी 1.4 टाइम्स चेंज होगी, ठीक है। ये लॉग ये रिक्टर स्केल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। जो एनर्जी डिफरेंस है हर एक पे ये 10 टाइम्स यानी कि 32 एनर्जियल डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जैसे 5.8 इंटू 6 यानी कि 32 इंटू 32 इक्वल टू 1024 यानी कि 1000 गुना ज्यादा हो गया। यानी कि 5 से 7 तीव्रता अगर जाएगी, सिंपल वर्ड्स में वो 1000 गुना ज्यादा जो है खतरनाक भूकंप होगा, 100 गुना ज्यादा, सॉरी, ठीक है। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा डेंजरस है। जो टर्की का भूकंप है ना, वो 100 गुना ज्यादा खतरनाक है नेपाल से। तो अगर आपको लगता है 5, 6, 7 कितना, ये तो एक ही का डिफरेंस है। ये लॉग यहां पे बात होती है ना बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की, ओके। चलो अब हम बात करते हैं। तो अब 0 से 1.9 आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2.9 हल्का कंपन होगा, 3 से 3.9 ठीक है, 4 से 4.9, 4 से जब ऊपर भूकंप जाता है रिक्टर स्केल, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर 1935 ने इन्होंने रिक्टर स्केल को बनाया था। तो अगर 4 से 4.9 तक भूकंप जाता है तो आपकी खिड़कियां टूटेंगी, तो डेंजरस है। 5 से ऊपर जाता है तो आपका फर्नीचर जैसा भारी सामान या कुछ बेड वेड हिल सकता है। 6 से ऊपर तबाही मस्ती है, 6 से ऊपर ये रेड जोन में आता है, ठीक है। 6 से ऊपर अगर जाएगा तो आपकी इमारतें जो हैं उसमें क्रैक्स आ सकता है और वो खिसक सकती हैं। 7 से ऊपर खत्म, इमारतें गिर जाएंगी। जैसे 7.8 का है ना ये, तो आप देख ही सकते हैं सारी इमारतें गिर गई, आप सो रहे हो इमारतें गई, बिल्डिंग ध्वस्त। 8 से ऊपर भयानक तबाही, पुल, आपने वो 2012 मूवी देखी ना, पुल हो गए आपके, सड़कें होगी, बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, बिल्डिंगें चली जाएंगी। 8 से मतलब 9 से ऊपर तो खत्म हो गया, खत्म। जैसे धरती पहले हुआ करती थी ना, पहले जमाने में, वैसे हो जाएगी धरती, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये रिक्टर स्केल का पैमाना और ये लॉग स्केल का पैमाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो हर 1 में चेंज होने पे कितना ज्यादा डिफरेंस जो है वो आता है। चलिए अब हम बात करते हैं, आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे, अब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये 3 अर्थक्वेक आए थे टर्की में। 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक सेंट्रल टर्की में आया, उसके बाद 3 डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आए सीरिया में, क्योंकि सीरियन बॉर्डर पे है, साउथ टर्की में आया, सेंट्रल टर्की, साउथ टर्की सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। गाजियान्तेप, ठीक है, हो सकता है मैं बहुत अच्छे से इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, बट गाजियान्तेप प्रोविंस में
ये अर्थक्वेक जो है वो आया 7.8, फिर 7.5, फिर 6 पॉइंट समथिंग का आया था। अब उसके बाद एक के बाद एक आफ्टर शॉक्स आए। एक ऑलरेडी इमारत कमजोर हो गई है और फिर आप उसको लगातार धक्का देते जा रहे हो। आफ्टर शॉक्स डेंजरस नहीं होते, लेकिन यहां पे बड़े भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, तो इसलिए वो डेंजरस हो जाता है। ठीक है, भूकंप इतना खतरनाक था कि ईस्टर्न यूरोप से लेकर सिप्रस, लेबनान, ग्रीस, इजराइल, इजिप्ट, हर जगह झटके जो है भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिसेप तैयब अर्दोगान ने बोला है कि 7 दिन का शोक है और 7 दिन तक हमारा झंडा जो है वो नीचे रहेगा। भारत उन 45 देशों में से एक है, बल्कि भारत और टर्की की आइडियोलॉजी आपको पता ही है। टर्की और भारत एक बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन जब से रिसेप तैयब अर्दोगान आए हैं वो भारत के प्रति बहुत अच्छी नहीं रहे हैं। वो कश्मीर मुद्दा बार बार उठाते हैं, लेकिन यहां पे इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो भारत उन 45 देशों में से एक है जिन्होंने एनडीआरएफ की टीम तुरंत भेजी है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, नरेंद्र मोदी के भी 2 ट्वीट आए हैं, एक के बाद एक 2 ट्वीट आए हैं। जो बाइडन और टर्की के भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन फिर भी जो बाइडन ने ट्वीट किया है, तो सारे देश जो है वो मिलकर, सबको पता है कि इजराइल और भाई टर्की का तो वो तो बहुत ही खतरनाक रिलेशन है, बट स्टिल इजराइल जो है वो साथ में खड़ा हुआ है। तो बात यहां पे यही है कि जब इंसानियत की बात आती है तो देश भी मदद करते हैं। यूपीएससी का शानदार कोर्स दोस्तों हमने बनाए हैं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो आपको 3,500 रुपए देने, जिसमें आपको लाइव टेस्ट सीरीज डिस्कशन, टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल के सीसैट, और हफ्ते में 3 लाइव क्लासेस होंगी। टेस्ट सीरीज का डिस्कशन अलग से और हफ्ते में 3 लाइव क्लासेस अलग से। नहीं तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ले लीजिए, इसलिए 1750 की पड़ेगी। याद रखिए ऑफर खाली 10 फरवरी तक ही है। यूपीएससी 2023 आपको कूपन कोड यूज करना है, तो इसमें आपको 2,500 के करीब क्वेश्चन मिलेंगे और लाइव टेस्ट सीरीज डिस्कशन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है एपीसेंटर, ये सीज्मिक जोन में आता है। टर्की जो है, देखिए 3 प्लेट्स हैं, एनाटोलिया प्लेट्स। भाई ये टर्की तो पूरा का पूरा एनाटोलियन रीजन में आता ही था। पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं? ऑटोमन एम्पायर पे मैंने कितने सारे वीडियोस किए, पूरा इतिहास मैंने बनाया, ऑप्शनल के लिए क्लासेस अवेलेबल की है मैंने फ्री में यूट्यूब पे, उसको जरा देख लो। ये खनिजों से भरा रहता था, खनिज बहुत ज्यादा नेचुरल मिनरल जो रिसोर्सेज है वो यहाँ आपको मिलते थे। ठीक है, देन उसके बाद है कि अफ्रीकन प्लेट और उसके बाद है अरेबियन प्लेट। तो 3 प्लेटों के बीच में घर्षण लगातार हो रहा है। ये भैया आपका टर्की आता है, तो यहाँ पे तो भूकंप आएगा ही आएगा, स्पेशली जो बॉर्डर एरिया में। और अगर घर्षण की बात करें तो जब घर्षण होता है तो इस तरीके की कुछ तबाही हमको देखने को मिलती है। पूरे टर्की में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी जो है वो मची हुई है। ठीक है, और ऐसी बिल्डिंगें ध्वस्त होती हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये तो प्रेसिडेंट बाइडेन का ट्वीट है ना, कि किस तरीके से कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं जो अर्थक्वेक आया है। और ये नरेंद्र मोदी के 2 ट्वीट उन्होंने लगातार किए, एक के बाद एक। ये भी ट्वीट था, फिर ये भी ट्वीट था कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं, किस तरीके से लाइफ खत्म हुई है, जिंदगियां खत्म हुई है। तो यही सारी चीजें हैं। फिलहाल हम ट्वीट पे नहीं जाएंगे, हम इसके पीछे की साइंस ही समझेंगे। ये फॉल्ट है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, देन रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स डायरेक्शन में जब प्लेट का ये मूवमेंट होता है, देन नॉर्मल फॉल्ट है। ठीक है, आमतौर पे 80% यही होता है, लेकिन उसमें बाद में क्या होता है, साइड में मतलब स्ट्राइक स्लिप और रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स स्लिप, ये थोड़े से ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये है फोकस या हाइपोसेंटर। ठीक है, यहां से ही अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट होता है। अर्थक्वेक स्पीड ऑफ जो वेव्स है वो स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ा सा कम तेजी से ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है मीडिया, हर एक मीडिया में अलग अलग होती है। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, उससे थोड़ा सा कम ही ट्रैवल करती है। तो बात यह है कि इतनी तेजी से वेव्स ट्रैवल करते हैं कि आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपके पास कुछ सेकंड्स का ही टाइम रहता है, 30 सेकंड 1 मिनट पहले आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अर्थक्वेक आने वाला है। बड़े अर्थक्वेक में शायद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब जैसे निसार अभी एक मिशन लॉन्च हुआ है, इसलिए करंट अफेयर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। भारत और इसरो ने इसको, मतलब इसरो और नासा ने इसको बनाया है। अब इसमें SARS सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये क्या करेगा, ये धरती के अंदरूनी भाग को नापेगा, मॉनिटर करेगा। तो निसार जो मिशन है ये 2024 में लॉन्च होगा। इससे आप काफी हद तक ये बता सकते हैं कि भूकंप कब आएगा, वॉल्केनिक इरप्शन, खाली एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो ये करंट अफेयर से जीएस पेपर 3 में सवाल आ सकता है। ठीक है ना, ये एक बहुत बढ़िया चीज होगी। बट अभी फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि भूकंप कब आने वाले। क्यों ऐसा है, वही कि जैसे ये अब फोकस है। ठीक है, अब यहां पे आप खड़े हुए हैं, अब जैसे ही यहां पे स्लिप फॉल्ट लाइन जो है एक्सपोज होती है, तो ये वेव्स इस तरीके से जनरेट होती हैं। ये कॉनिकल फॉर्म में होती है, ऐसे 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 ऐसे, और जैसे ही सरफेस पे हिट होगी तो ये ऐसे 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 जाती है। अब दिक्कत ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम टर्की का एग्जांपल लेते हैं। अब टर्की 17.5 किलोमीटर पे, 17.5 किलोमीटर गहरा, पाताल से ये प्रलय आया, 17.5 किलोमीटर गहरा पे इसका फोकस था।
अगर नेपाल पे देखें, नेपाल का और गहरा फोकस था, 25 किलोमीटर का था। तो बात सिर्फ इतनी है, 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था नेपाल में, लेकिन फिर भी नेपाल में कुछ नहीं हुआ। क्यों? गहरा था फोकस। जितना ज्यादा डीप होगा फोकस है हाइपोसेंटर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा शैलो अर्थक्वेक होगा, जैसे अब यहां पे सिर्फ 17.5 किलोमीटर डीप था, तो भाई जाहिर सी बात है ना कि वो तेजी से वेव ऊपर आएंगी, एनर्जी फुल फॉर्म में, एनर्जी भी डेसिपेट होती है। जैसे अगर मैं भागना शुरू करूं और मुझे अगर 1 किलोमीटर तक दौड़ना है तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे 5 किलोमीटर तक दौड़ना है तो 2 किलोमीटर में मेरी एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी। तो यही होता है कि जितना ज्यादा गहरा भूकंप आता है उसकी एनर्जी ऊपर आते आते फुस हो जाती है, तो फिर यहां पे इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर शैलो, अब क्योंकि यहां पे फॉल्ट लाइन बहुत ही कम दूरी पे है, ठीक है, ये एनाटोलियन रीजन पे, तो इसीलिए शैलो अर्थक्वेक आ रहे हैं, बहुत ही कम गहराई पे अर्थक्वेक आ रहा है, और आफ्टर शॉक भी बहुत कम गहराई पे है, इसीलिए तबाही यहां पे ज्यादा हो रही है। समझ रहे हो? ये फॉल्ट लाइन है और ऐसे ये प्लेट का जो है वो इस तरीके से मूवमेंट होता है, इसको एपिसेंटर कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, अफ्रीकन प्लेट, एनाटोलियन प्लेट, ये मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, प्लस यहां पे आपकी अरेबियन प्लेट है। तीनों प्लेट जो है वो आपस में मिली हुई है और इसी बॉर्डर पे मिली हुई है, यही फॉल्ट लाइन एक्सपोज, और ये और गहरी होती जाएगी, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डेंजरस होता है। तो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्यों प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये आप देख सकते हैं कि टर्की में बड़े भूकंप, सबसे पहले 1939 में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, सबसे ज्यादा। लेकिन ये जो इंटेंसिटी है 7.8 इंटेंसिटी का सब अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप आया है। अब आप बोलेंगे सर उस समय जान क्यों गई थी? भाई देखो, आज जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही हैं वो भूकंप विरोधी बन रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय इतना डेवलपमेंट था नहीं, इसलिए ज्यादा लोग मारे गए थे। अगस्त 1999 में अगेंस्ट 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 17,000 लोग मारे गए थे। मार्च 2010 में 51 लोग मारे गए थे, जिसमें 6 की तीव्रता का भूकंप था। अक्टूबर 2011 में 7.2 की भूकंप आया था तीव्रता का, उसमें 34 लोग मारे गए थे। जनवरी 2020 में भी भूकंप आया था 6.7 की तीव्रता का, फिर उसके तुरंत बाद अक्टूबर 2020 में भी 7 की तीव्रता का भूकंप आया था। तो यहां 7.6 से नीचे कुछ आता ही नहीं है, समझ रहे हो? तो ये हिसाब के तौर आफ्टर शॉक, जैसा कि हमने बताया कि एक के बाद एक आफ्टर शॉक्स आते जा रहे हैं। अब ये आफ्टर शॉक्स कब तक चलेंगे ये कोई बता नहीं सकता, तो इसीलिए और ज्यादा डेंजरस है। अब ये भूकंप से पहले आप देख सकते हो, भूकंप के बाद देखिए ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, ठीक है ना, एकदम ग्राउंड हो गया, फ्लैट हो गया ये, ठीक है। तो ये चीज है। अब स्ट्रॉन्ग कितने होते हैं आफ्टर शॉक्स? बहुत ज्यादा तेज खतरनाक नहीं होते आफ्टर शॉक्स, इतने डेंजरस नहीं होते। लेकिन टर्की के मामले में डेंजरस इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी नींव कमजोर हो चुका है और उसके बाद एक के बाद एक जब झटका लगेगा तो वो और कमजोर होता जाएगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सब कुछ मैंने समझा दिया, द साइंस बिहाइंड इट। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।